तो हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन जैसे अपने को नाम से पता चल रहा है, थर्मल मीन्स हीट और एक्सपेंशन मतलब फैलना, यानी हीट के कारण जो बॉडी फैलती है उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। या ठंड के कारण जो बॉडी जैसे सिकुड़ जाती है या गर्मियों में फैल जाती है, उसके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। यानी जो बॉडी का साइज बढ़ जाता है उसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी उसका टेम्परेचर अगर पहले 20 डिग्री था, अगर हम उसको 30 डिग्री करते हैं तो उसका जो साइज बढ़ जाता है थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो अपने पास टाइप्स आ जाती है थर्मल एक्सपेंशन की। तो ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास लीनियर एक्सपेंशन। तो जब हम एक सॉलिड बॉडी को हीट करते हैं और जो उसकी जो लेंथ में इंक्रीज आता है ना, उसको अपन कहते हैं थर्मल लीनियर एक्सपेंशन। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स लेंथ इंक्रीजेस इज कॉल्ड थर्मल लीनियर एक्सपेंशन। ओके, तो इसका हम फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं। तो जो इंक्रीज इन लेंथ होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी और जो उसका चेंज इन टेम्परेचर आया है। यानी ये चेंज इन लेंथ मतलब कितना उसका लेंथ में इंक्रीज हुआ है। ओके, और ये एल नॉट मतलब जो उसकी पहले लेंथ थी, और डेल थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने लगाया यहाँ पे कांस्टेंट अल्फा। और अगर हम अल्फा का फॉर्मूला निकालेंगे तो अपने पास बनेगा ये जो एल नॉट है इधर चला जाएगा और थीटा भी डिवाइड में चला जाएगा। तो अपने पास ये आ जाएगा डेल एल अपॉन एल नॉट इंटू 1 अपॉन डेल थीटा, और वेयर डेल थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इट इज डिफाइंड एज, अब जो अल्फा है उसको हम कैसे डिफाइंड करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड बॉडी। तो अल्फा जैसे ऊपर अपने पास है, अल्फा डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ, डेल एन इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट मतलब पर यूनिट डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड बॉडी। ओके गाइस, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखी थी ये वाली, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो अपने को पता है डेल एल क्या होता है, जो इंक्रीज लेंथ है माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो अपने पास डेल एल उसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, इजिकल टू था अपने पास अल्फा एल नॉट डेल थीटा। तो जो ये एल नॉट है इसको हम इधर लेंगे तो पॉजिटिव का बन जाएगा, और फिर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो अपने पास ये वाला आ जाएगा। ओके गाइस, अब ये जो अपने पास फॉर्मूला आया था ना यहाँ पे, ये वाला गाइस, ये वाला L इजिकल टू एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल थीटा, इसी को अपन कहते हैं, यही फॉर्मूला यूज होता है अपना किसमें? लीनियर एक्सपेंशन में। अब विच इज एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ रॉड व्हेन इट्स टेम्परेचर इन इंक्रीज। तो ये फर्स्ट टाइप था। अब हम करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप अपने पास होता है स्फेरिकल एक्सपेंशन। तो इसमें क्या होता है, अगर हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं और अगर उसका एरिया बढ़ रहा है तो उस टाइप के एक्सपेंशन को हम कहते हैं स्फेरिकल एक्सपेंशन। जैसे कि डेफिनेशन लिखी है, when a solid is heated and its area increases then it is called spherical or area expansion। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उसकी ओरिजिनल एरिया था और चेंज इन टेम्परेचर, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ये इंक्रीज इन एरिया होगा, और पहले जितना था यानी जितना ज़्यादा एरिया उसका पहले होगा उतना इसमें इंक्रीज आएगा। तो ये मतलब इसका। वे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया बीटा, क्योंकि अल्फा हम पहले यूज कर चुके थे। अब बीटा इज अ कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो हम जैसे दोबारा डिटेल में नहीं लिखेंगे, सीधा। अब डेल एल क्या होता है, जो इंक्रीज इन लेंथ है माइनस ओरिजिनल लेंथ इजिकल टू बीटा ए नॉट डेल थीटा। अब ये जो ए नॉट है इसको हम इधर लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, फिर हमने कॉमन ले लिया तो अपने पास आ जाएगा 1 प्लस बीटा डेल थीटा। उसके बाद आता है अपने पास वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, जब अगर हम एक सॉलिड बॉडी को हीट करते हैं और उसके वॉल्यूम में चेंज आता है ना, तो उस टाइप के एक्सपेंशन को हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम थी और जो इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया गामा। तो डेल वी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल थीटा। तो डेल वी को हम कैसे लिखते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल थीटा। और गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसको भी हम इधर लेके और पॉजिटिव लेके कॉमन ले लेते तो अपने पास ये आ जाएगा। अब अपन करते हैं इनके बीच का रिलेशन। तो अब गाइस हम करते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा।
तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं एक क्यूब जिसकी ए साइड है एल नॉट, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा एल नॉट का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है लेंथ इंटू एल यानी एल का क्यूब। तो इसकी हमने जो लेंथ ली है वो एल नॉट ली है, तो एल नॉट का क्यूब, और एरिया क्या होगा एल नॉट का स्केयर। तो हमने मान लिया कि लेट द क्यूब बी हीटेड सो डैट इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डेल थीटा। तो हमने क्यूब को हीट किया और उसके जो टेम्परेचर में चेंज आया उसको हमने लिख दिया डेल थीटा, यानी हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, तो कितना बढ़ा उसको हमने लिख दिया डेल थीटा। अब द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब आफ्टर हीटिंग, अब हमने उसको हीट कर दिया तो उसका जो एरिया होगा वो बढ़ेगा ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। तो कितना हो गया उसका एरिया हो गया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। पहले कितना, तो गाइस हमने थर्मल एक्सपेंशन में जो लीनियर एक्सपेंशन उसमें हमने फॉर्मूला देखा था एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख लेंगे और दोनों साइड हम स्केयर ले लेंगे, तो इस साइड हो जाएगा एल स्केयर और यहाँ पे बन जाएगा एल नॉट का स्केयर 1 प्लस अल्फा डेल थीटा का स्केयर। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी पुट कर देंगे। एल स्केयर क्या है, एल स्केयर हमारा एरिया था जो हीट करने के बाद आया, ये एरिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया लिख सकते हैं इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू, अब बना अपने पास एल नॉट स्केयर और इसको अपन ओपन कर देंगे, तो 1 का स्केयर प्लस अल्फा का स्केयर प्लस डेल थीटा का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अल्फा डेल थीटा। ओके, तो जो अपना एरिया है उसकी जो मैक्सिमम पावर है 1 है, तो इसलिए हम जो यहाँ पे लेंगे ना इसमें 1 वाली पावर्स लेंगे अपन। तो a इज इक्वल टू एल नॉट स्केयर 1 प्लस, इसको हम नेगलेक्ट कर दें, हम इसको ही रखेंगे 2 अल्फा डेल थीटा, तो अपने पास ये आ जाएगा। बट हमने स्फेरिकल एक्सपेंशन में देखा था जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है एल नॉट प्लस 1 प्लस बीटा डेल थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हम इन सबको कंपेयर करेंगे तो बीटा जो है ना 2 अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास रिलेशन आ गया बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ये अपने पास फर्स्ट रिलेशन आ गया। ऐसे ही अगर हम इसको, अगर जो हमने ये फॉर्मूला था ये लीनियर एक्सपेंशन का, अगर हम दोनों साइड इसका अगर हम क्यूब कर देते हैं तब अपने पास तीसरा रिलेशन आ जाएगा, यानी दूसरा मीन्स तो एल क्यूब इज इक्वल टू एल नॉट का क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल थीटा यहाँ पे डेल थीटा का क्यूब, तो इसका क्यूब तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। ओके ना, हीट करने के बाद जो वॉल्यूम आई, और इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज। और इसके बाद अगर हम खोल लेंगे ए का क्यूब तो ये हो जाएगा, और बी का क्यूब क्या होगा एल क्यूब, तो अपने पास आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस डेल थीटा का क्यूब प्लस 3, और इसका 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो अपने पास आ जाएगा अल्फा डेल थीटा फिर प्लस 3 इंटू, अब 1 का स्क्वायर नहीं करेंगे अपन, करेंगे इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और अपने पास डेल थीटा का स्क्वायर। वैसे जैसे हमने इसमें एरिया में जो हायर पावर से उसको नेगलेक्ट कर दिया, इसमें भी अपन हायर पावर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा 1 और 1 की पावर इसमें पास है, बाकी ये 2 टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो अपने पास आ गया 3 अल्फा डेल थीटा। बट हमने उसमें पढ़ा था कि वॉल्यूम एक्सपेंशन में कि जो v होता है वो एल नॉट का क्यूब प्लस 1 प्लस गामा डेल थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से अपने पास रिलेशन आ गया गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा का रिलेशन आ गया। तो अगर हम इसके बीच में रेशियो निकालते हैं अल्फा बीटा और गामा के बीच में, अल्फा बीटा और गामा के बीच में अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो आता है 1:2:3। अब हम कॉपी की तरफ चलते हैं, जैसे यहाँ पे वही लिखा हो, जैसे हमने इसको करके हमने बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, और अगर हम दोनों साइड क्यूब लेते हैं तो अपने पास ये आ जाता है, तो वही अपने पास रेशियो हो गया। तो यही थी अपनी रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो अब हम करेंगे एक्सप्लेन एनोनिमस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो वाटर का जो एनोनिमस बिहेवियर होता है जब उसको हम कूल करते हैं या उसको जब हीट करते हैं, तो उसके बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो आइस क्यूब्स होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, इट मीन जो आइस की डेंसिटी होती है वो पानी से लेस होती है, जबकि वो सॉलिड फॉर्म में है। तो आपने मेजरली देखे होंगे सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, पर आइस का जो वाटर का मतलब सॉलिड होता है, मतलब आइस, उसकी डेंसिटी कम होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ
वाटर व्हेन हीटेड 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे ये ग्राफ से देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको जब हम 4 डिग्री तक बढ़ाएंगे ना तो इसका जो टेम्परेचर, यहाँ से देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ से वॉल्यूम बढ़ रही है, तो यहाँ से जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पहले वॉल्यूम इतनी तो कम होती रहेगी, बाद में वॉल्यूम इसकी बढ़ना स्टार्ट होगी, यहाँ तक यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम घट रही है तो डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रही है तो डेंसिटी घट रही है। तो जो 4 डिग्री पे मिनिमम वॉल्यूम है ना, मतलब यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और ये बहुत जरूरी भी है, नेचर का एक फिनोमेना है जिसकी वजह से एक्वेटिव लाइफ जिंदा रह पाती है। यानी अगर हम, तो गाइस अब हम करेंगे एक्सप्लेन द एनोलमस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी वाटर के हम एनोलमस बिहेवियर के बारे में बात करेंगे जब उसको हम हीट करते हैं, जब हम उसको कूल्ड करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो आइस क्यूब्स होती हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, इट मीन्स जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। बट जनरली इन हम देखते हैं कि जो सॉलिड्स होती है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स, इसलिए वो डूब जाते हैं। पर इन केस ऑफ वाटर जो आइस होती है उसकी जो डेंसिटी होती है कम होती है लिक्विड से, इसलिए वो फ्लोट कर पाता है। और ये बहुत एसेंशियल भी है, अगर ऐसा नहीं होता तो एक्वेटिव लाइफ सारी डिस्ट्रॉय हो जाती जब कोल्ड बढ़ती। बट इसकी वजह से जो आइस जम जाती है वो ऊपर आके फ्लोट करने लगती है और एक जैसे ब्लैंकेट की तरह काम करती है, जिसकी वजह से बाहर टेम्परेचर जितना भी हो अंदर बर्फ नहीं जमती, इसकी वजह से एक्वेटिव लाइफ बच पाती है। तो ये नेचर का बहुत अच्छा फिनोमिना है जिसकी वजह से एक्वेटिव लाइफ बच पाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ देखेंगे जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे वॉल्यूम ये है, ओके। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, फर्स्ट इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब डेंसिटी बढ़ रही है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी बढ़ी है, ओके। और इसके बाद हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है और डेंसिटी कम हो रही है, ओके ना, यानी ये लिक्विड में जा रहे हैं। यहाँ पे था सॉलिड, तो यहाँ पे जो 4 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखते हैं, वाटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री to 4 degree Celsius, it does not expand like other substances, but it contracts and beyond 4 degree C expands। इसका मतलब जैसे ये देखो वॉल्यूम कम हो रही है, मतलब वो सिकुड़ रहा है, मतलब वो अपने आप में छोटा होता जा रहा है, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड बियॉन्ड। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब वो फैल रहा है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, बियॉन्ड 4 डिग्री इट एक्सपेंड। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मिनिमम एंड हैज डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। अब इसका यूज क्या है इस फिनोमेना, जैसे मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग विंटर एज द वाटर कूल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, विंटर में जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है इन कोल्ड रीजन, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस, ओके। तो वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज करता है और डेंसिटी डिक्रीज करती है। द कोल्ड वाटर इन अ लेक मूव्स टू द सरफेस एंड द मोर डेंस वाटर sink. Therefore, the surface of water freezes first as it reaches 0 degree Celsius first. The water below does not freeze and has support the sea line. इसका मतलब यही हो गया कि जैसे जो वाटर होती है जो ऊपर जम जाती है, अगर ये फिनोमेना नहीं होता तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाए और जो नीचे पानी है ऊपर आ जाता, वो फिर से बर्फ बन के नीचे चला जाता और दूसरे वाला ऊपर जाए, ऐसे पूरी लेक फ्रीज हो जाती। बट इस फिनोमेना की वजह से जो पानी ऊपर था वो 4 डिग्री सेल्सियस आते आते वो फ्रीज हो गया और उसकी डेंसिटी जो मैक्सिमम होगी, और जब वो बियॉन्ड नीचे जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे डेंसिटी मतलब सबसे ज्यादा होगी, तो उसका वॉल्यूम जो कम हो गया तो वो नीचे चला जाएगा। तो यही था इसमें एनोलमस बिहेवियर ऑफ वाटर में। नेक्स्ट अब करते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, तो अ स्मॉल लेफ्ट बिटवीन 2 आयरन रेस ऑफ द रेलवे हेल्प्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। यानी जो हमने रेलवे ट्रैक देखते होंगे, आपने कभी देखा होगा कि जो 2 रेल की पटरियां होती है उनके बीच में एक छोटा सा गैप दिया जाता है, यानी कि जब गर्मी आएगी वो थोड़ा जो आयरन के वो पटरी होती है ना थोड़ी फैलती है दोनों तरफ से, तो अगर हमने गैप नहीं देंगे तो अपने आप में मिक्स अप होगी, बेंट हो जाएगी, जिसके कारण से एक्सीडेंट सब हो सकते हैं और सर्दियों में थोड़ी सिकुड़ जाएगी। इसलिए हम इस के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं, यानी जब गर्मी आए तो आराम से फैल जाए और सर्दियों में सिकुड़ सके। और ब्रिजेस मेड ऑफ स्टील पुट ऑन रेलर, यानी जो ब्रिजेस होते हैं आपने शायद देखा होगा, ब्रिजेस जो बनते हैं उनका जो एंड होता है ना, एक साइड तो फिक्स्ड होता है, दूसरा साइड उसका रोलर्स के ऊपर फिक्स्ड किया होता है, जिसकी वजह से जब गर्मी आती है तो वो एक्सपेंड होकर रोलर्स के ऊपर स्लाइड कर सके। एंड
टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक वायर आर नॉट टाइटली फिक्स्ड बिटवीन टू पोल्स। और टेलीफोन और इलेक्ट्रिक वायर्स भी आपने देखा होगा, अपने घर के बाहर देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स की जो वायर जाती है ना, वो बेंट होके जाती है, ऐसे स्ट्रेट नहीं जाती, ताकि जब सर्दियां हैं तो वो जब सिकुड़े ना तो पूरी जैसे टूट ना जाए, पूरी जैसे खिंच ना जाए। और द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज मेड ऑफ इनवर। इनवर एक ग्लास का टाइप है, जैसे अल्युमिनियम जैसा दिखता है, तो पेंडुलम को अपन उससे बनाते हैं, इनवर से। और इसके ऊपर थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम पड़ता है, यानी ये मतलब कंडक्टर नहीं होता था हीट का। इसके बाद हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर का इतना ही। बाकी गाइस बताइए आपको लेक्चर कैसे लगा। तो गुड बाय गाइस।